Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time appropriately. स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था कि आइटम राइटिंग क्या होता है और कैसे क्या गाइडलाइन है एक अच्छे आइटम राइटिंग की। तो आज हम बात करते हैं उसी में फर्दर आगे बढ़ते हुए कि आइटम की एनालिसिस कैसे की जाती है और क्या क्या चीजें होती है जो किसी एक आइटम के एनालिसिस में रिसर्चर को ध्यान रखना चाहिए। आइटम एनालिसिस किसी भी रिसर्च पर जो हम टूल डेवलप करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या होता है आइटम एनालिसिस यानी कि एकांशों का विश्लेषण और क्या क्या इसके तरीके हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है आइटम एनालिसिस यानी कि एकांश के विश्लेषण का। तो आइटम एनालिसिस के बारे में ये का कहना था, ये कहते हैं कि आइटम एनालिसिस बेसिकली इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर ईच आइटम इन ऑर्डर टू एसेस इफेक्टिवनेस। यानी कि सपोज मैंने कोई टूल डेवलप किया और उस टूल में मैंने 20 क्वेश्चंस रखे, लेकिन उन 20 क्वेश्चन को मैं फाइनली अपने सैंपल पे अप्लाई नहीं करूंगी। उनमें से इफेक्टिव क्वेश्चन को मुझे फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिवनेस को जानने के लिए हम उन 20 आइटम्स को की एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के कई तरीके हैं। तो यही चीज है, जब हम आइटम्स की इफेक्टिवनेस जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, जिस थॉट को लेके बनाया गया है, क्या वो रिस्पॉन्स निकाल पा रहा है, वो इफेक्टिवनेस जब हम चेक करते हैं, एक्सेस करते हैं या फिर आप उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइटम एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि आइटम एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें जज करते हैं यानी कि चेक करते हैं। तो वी कैन जज विच आइटम इज इफेक्टिव एंड विच इज वर्थलेस। आइटम एनालिसिस के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आइटम प्रभावी है और कौन सा बेकार है, जिसका कि हम यूज नहीं भी करें तो भी कोई फायदा नहीं है। टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम, कठिनता स्तर को हम जान सकते हैं आइटम एनालिसिस के थ्रू। ऐसा तो नहीं कि जो प्रश्न है वो इतना कठिन है कि कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ पा रहा, 10%, 5% स्टूडेंट ही रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो भी एक तरीके से वो हमारा डेटा कलेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर से यहाँ मतलब है इंफीरियर एंड सुपीरियर डेटा को कलेक्ट करके रखना। तो आइटम शुड बी दिस, जिससे कि हम जो हमारा पूरा सैंपल है उसको अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें। अच्छे बच्चे, मध्य स्तर के बच्चे तथा मंदबुद्धि बालक, इन सब में अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं अच्छे और खराब में, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है उस आइटम की। तो ये 3 पार्ट हम आइटम एनालिसिस में ध्यान रखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं आइटम डिफिकल्टी क्या होती है। जैसे कि आप होप आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डिफिकल्टी यानी कि कठिनता से है कि यानी कोई जो एकांश है वो कितना कठिनाई स्तर रखता है अपने आप में। क्या वो बहुत ज्यादा कठिनाई स्तर रखता है या मीडियम लेवल के रखता है या बिल्कुल भी कठिनाई स्तर नहीं रखता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसे हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी भी आइटम की एनालिसिस करते हैं। इट इज P इज इक्वल टू R अपॉन N। तो यहाँ पे P का मतलब है डिफिकल्टी लेवल जो कि हम चेक करना चाहते हैं। R का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन विथ राइट आंसर, यानी कि ओवरऑल सैंपल में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है उस आइटम का। एंड N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और N का मतलब है ओवरऑल सैंपल में जितने पर्सन हैं, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनको हम N में डालेंगे, जिन्होंने सही आंसर दिया उसे हम R में लिखेंगे, और P होता है डिफिकल्टी लेवल। तो P का एक रेशियो है, वैल्यू है। तो P का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इट इज प्लस 1.0 when all person given right answer of item। जब किसी एक ग्रुप के सभी जो पर्सन है वो सही आंसर देते हैं तो P की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और P की मिनिमम लेवल होती है 0 when all person give wrong answer of the same item। जब सपोज किसी आइटम का ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सपोज 100 लोग हैं और 100 के 100 लोगों ने अगर उसका गलत आंसर दिया है तो P की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है। तो कोई भी रिसर्चर ये नहीं चाहता है कि उसका जो आइटम है वो 0 P वैल्यू का हो, लगभग वो मीडियम वैल्यू का रखना चाहता है। यानी कि +1 भी रखेगा तो बहुत इजी टाइप हो जाएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो 0 आता है तो इतना डिफिकल्ट है कि पूरे समूह का कोई भी व्यक्ति उसका सही आंसर नहीं दे पा रहा है। इसलिए वो कोशिश करता है कि मीडियम लेवल पे रहे, ना +1 ना ही 0।
स्टूडेंट आइटम एनालिसिस में दूसरा पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर का। डिस्क्रिमिनेशन पावर हमें समझ में आ गया होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में भी जाना है और इस वीडियो में भी जाना है। जब कोई आइटम सुपीरियर और इंफीरियर बच्चों में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है तो वो एक उसकी पावर कहलाती है, यानी कि वो डेटा को एक तरीके से 3 स्तरों, 4 स्तरों या 2 स्तरों में बांट के निकालता है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर के बारे में बीन और के कहते हैं डिग्री टू विच द सिंगल आइटम सेपरेट द सुपीरियर from the inferior individual in the trait or group of trait being measured। जब हम superior और inferior को एक trait यानी कि गुण के आधार पर मेजर करते हैं और superior inferior निकाल सकते हैं तो discrimination power कहलाती है उस आइटम की। Discrimination power refer to the degree to which an item discriminate between high and low achiever of the test। यानी किसी भी टेस्ट में कौन या कितने परसेंट बच्चे हाई अचीवर है और कितने परसेंट लो अचीवर है, जब ये हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन पावर कहलाती है। तो ये दो पार्ट थे आइटम एनालिसिस के स्टूडेंट। और अगेन किसी भी रिसर्च का जब हम टूल डेवलप करते हैं, क्वेश्चनर डेवलप करते हैं तो इट्स अब आप कह सकते हो उसका एक प्रोसेस है। टूल डेवलप करना, आइटम एनालिसिस करना, आइटम राइटिंग करना, उसकी एनालिसिस करना, देन फाइनली हम उसको अप्लाई करते हैं। तो एक रिसर्चर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो आइटम एनालिसिस को समझे। होप आपको आइटम एनालिसिस का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।